Hello guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 3 of our chapter number 11, that is liberalization of economy, industries and policies। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर में लिबरलाइजेशन को कंप्लीट किया, ठीक है। और लिबरलाइजेशन को कंप्लीट करने के बाद हमने इंडस्ट्रीज़ का बेसिक चालू किया, ठीक है। और हमने ये जाना कि भैया हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चालू करेगी, क्यों नेहरू जी ने शुरू से ही हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री पे फोकस किया था। तो जो इंडस्ट्री पे फोकस किया था उसके लिए कुछ पॉलिसीज लाई थी एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दोज पॉलिसीज, ठीक है। तो आपको बता दूं, अब जितनी भी पॉलिसीज पहले थी वो सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगी। उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, लगभग नामुमकिन है। दो उसके रेफरेंस पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइक भाई पहले की पॉलिसीज में ये था, ये अच्छा था, तो अब ये खराब है, ये फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ आ सकता है। लेकिन इन शॉर्ट पूरी जो पॉलिसी आएगी वो लगभग नामुमकिन है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पॉलिसी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी इसके मेन मेन पॉइंट थे वो सब पढ़ाने। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बता दूंगा। फिर ऐसे ही आगे की जो पॉलिसी में 4-4 5-5 पॉइंट है, जो भी जिस समरी टाइप है ना वो बता दूंगा। लेकिन जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज वो आ सकती है, ठीक है। वो वैसे भी आ चुकी है, वो तो चांसेस कम है, बट फिर भी उसके रेफरेंस बहुत जगह लग जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, ठीक है। सो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन बिल्कुल हमारी आज़ादी के बाद आया था, उसका मेन पर्पस ये था बताना कि भाई वर्ल्ड को कि इंडिया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी। और आप सब जानते हो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसएसआर वॉज रिप्रेजेंटिंग सोशलिज्म, यूएसए वॉज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म। तो इन शॉर्ट अगर इंडिया कैपिटलिज्म को प्रेफर करता, मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी इन द पार्ट ऑफ यूएसए ब्लॉक, और अगर सोशलिज्म को प्रेफर करता तो यूएसआर में था। तो इंडिया चूज द मिडिल पाथ, फॉरवर्ड द बुद्धास मिडिल पाथ एंड गॉट द आंसर इन मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है। मतलब इसने बोला कि नहीं भैया, हम ना ही पूरा प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना ही पूरा स्टेट के ऊपर छोड़ेंगे। जो मेजर पार्ट है वो स्टेट के पास रहेगा, बिकॉज हमने यूएसआर से बहुत कुछ सीखा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, और स्टेट ही असली में इंडिया को आगे ले जा सकता है। तो हम मेजर फोकस स्टेट पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हम प्राइवेट सेक्टर को पीछे ढकेलेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी आगे जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी आगे जाएगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को भी आगे हम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता वहाँ पर हम आगे रहेंगे, और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ सकता है, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो हमने डिक्लेयर किया भैया इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी बात है, जब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया अपने आप को, तो इंडिया ने ये भी बताया था कि भैया जो स्टेट का जो मेजर फोकस होगा वो किस पे होगा, वो किस पे होगा भाई, वो होगा मतलब हैवी इंडस्ट्रीज में। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पर आपको रोजगार तो मिलेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, बॉटल, और ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि हम बाहर से इंपोर्ट करें, इसलिए हमने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सब चीज़ें रिजर्व कर दी। मतलब जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कि डेली यूज गुड्स हैं, उस पर हम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे, वो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो स्टेट है अपना हैवी इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगा। हैवी इंडस्ट्री से अब क्या होगा, बहुत सारी मशीन प्रोड्यूस होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे आयरन स्टील बना, ठीक है। आयरन स्टील से बहुत सारी मशीन बनेंगी। अब ये मशीन जाएंगी कहाँ पर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के पास। अब ये लोग उस मशीन में क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जूते, चप्पल, ये सब, और ये मार्केट में जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें जो इंपोर्ट कर रहे थे हम शुरू में, ये इसके लिए भी इंपोर्ट कर रहे थे, इसके लिए भी इंपोर्ट कर रहे थे, तो ये सब इंपोर्ट रुक जाएगा और हम सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये पहले का मकसद था, ठीक है। तो इस चीज़ पे नेहरू जी ने बहुत फोकस किया। इसके बाद नेहरू जी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया हमें आज़ादी मिले मुश्किल से 1 से 2 साल हुए थे, और हमने देखा था किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पे कब्जा किया। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी ने मुगल एम्पायर को हरा दिया। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। सबने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फ्यूचर में एक सीरीज़ आएगी मॉडर्न इंडिया की, उसको देखना, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई है, ठीक है। और धीरे धीरे बन रही है, धीरे धीरे आपके सामने आएगी, नोट्स बन रहे हैं, रिकॉर्डिंग चालू होगी, अच्छी सीरीज़ होगी वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर को धक्का दिया और अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। जो एक कंपनी है, मतलब लो कि टाटा साहब की कंपनी इंडिया को रन कर रही है, कुछ उस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये नेहरू जी नहीं चाहते थे, और लगभग सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री उस टाइम पर डरी हुई थी इस चीज़ से। तो किसी ने भी अपने यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं की थी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलती नहीं थी, उस टाइम पे सही स्टेप था, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली जब हमारी जो इकोनॉमी थी कंप्लीटली डिसाइड हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया, अब हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए थी जो इंडिया को आगे 30 से 40 साल तक लीड करे। तो उस पॉलिसी के नाम पे आई हमारे सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, IPR 1956, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो उस टाइम पे इतना फोकस इसलिए इकोनॉमी नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी
हमारी जो सरकारें थी पार्टीशन के प्रॉब्लम में झेल रही थी, इलेक्शंस करवाने थे, बहुत सारी जगह दंगे हो रहे थे, हमारे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना था, वो सब पे ज़्यादा फोकस थे। तो इसलिए बस वहाँ पर ऊपर से बता दिया कि भैया, मतलब आप कह सकते हो कि इट वॉज नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो पॉलिसी है इट वॉज नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वॉज एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी टू शो दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, वी विल बी द मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है, ना तो हम कैपिटलिज्म को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम सोशलिज्म को ज्वाइन करेंगे, और हम किसी भी कंट्री को अपने अंदर आके उनका व्यापार करने नहीं देंगे। बस ये एक तरह की फॉरेन पॉलिसी थी जो इंडिया ने क्लियर कर दी। लेकिन जो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई दैट वाज एक्चुअली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956, और ये 1991 तक डोमिनेट किया। मतलब अगर आप देखोगे तो पॉलिसी सेम थी, बस थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आते रहे। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इतना हल्का सा FI अलाउ कर दो, इतना कम कर दो, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो, बस चीज़ें ऊपर नीचे होती रही, लेकिन फ्रेमवर्क वही था। मतलब थाली वही थी, बस खाना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहा। ठीक है, ये पॉलिसी क्या थी समझ लेते हैं। याद रखना, इसी पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखो, लगभग इंडिया ने जो भी इमीडिएट चैलेंजेस थे पार्टीशन के और जो सब, वो 7 से 8 साल में डील कर लिए थे। अब उनका फोकस कहाँ गया था कि भैया देश को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए इकोनॉमी आगे बढ़ानी है। उसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 प्रेजेंट किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। शेड्यूल ए में सिर्फ और सिर्फ वो इंडस्ट्रीज रहेंगी, वो सेक्टर रहेंगे जिसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, या जो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कौन सी, हाँ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। ये 17 इंडस्ट्री थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। फॉर एग्जाम्पल आयरन स्टील और जो भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, इन सब में स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इसको शेड्यूल वन कहा गया। इसके बाद आया शेड्यूल बी में मिक्स सेक्टर था। मतलब इसमें पब्लिक इंडस्ट्री भी रहेंगी, प्राइवेट इंडस्ट्री भी रहेंगी। ठीक है, पब्लिक भी रहेंगी, प्राइवेट भी रहेंगी। और शेड्यूल सी में सिर्फ सिर्फ प्राइवेट रहेंगी। कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब कोका कोला, ये सब जो शिकंजी आती है, उन सब में प्राइवेट इंडस्ट्री रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन 3 शेड्यूल में क्या किया, इंडस्ट्री लगा दी। अब इसमें जो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, इसमें भी लाइसेंस रखा गया कि भैया अगर आपको ये इंडस्ट्री लगानी है तो आपको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप इन इंडस्ट्री को लगा सकते हो। तो इन शॉर्ट यहीं से हमारा लाइसेंस, कोटा, परमिट राज जो भी सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और जो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इस्टेब्लिश हो जाता है। बस आप देखेंगे कई बार शेड्यूल बी से शेड्यूल सी में इंडस्ट्री आ गई, शेड्यूल ए से शेड्यूल बी में आ गई, बस यही चेंजेस मिलेंगे, और लाइसेंस, कोटा राज, परमिट राज, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फाइन, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर लाइसेंस राज, परमिट राज इंट्रोड्यूस किया गया, और जो इंडस्ट्री थी उनको 3 शेड्यूल में डिफ्रेंशिएट किया गया। एक था पब्लिक सेक्टर, दूसरा था मिक्स सेक्टर, और तीसरा था कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, और परमिट राज तो आपको समझ में आ गया। परमिट राज पता है ना भैया, अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है प्राइवेट प्लेयर को, उनके खुद के शेड्यूल सी में, तो आपको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेने के लिए, ये लाइसेंस कौन देते थे, ब्रोकरेज देते थे। तो आपको वहाँ पर उनको रिश्वत खिलानी पड़ेगी। क्या खिलानी पड़ेगी, रिश्वत खिलानी पड़ेगी, तभी आपका काम बनने वाला है। रिश्वत नहीं खिलाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बिना रिश्वत के काम नहीं बनता है। ठीक है, सो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब इसके बाद आप देखोगे सरकारें किसकी रहती है, कांग्रेस की रहती है। इसके बाद हमारे शास्त्री जी आते हैं, शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी आती है, लेकिन वो इमरजेंसी लगा देती है तो उनकी सरकार चली जाती है, और उनकी जगह कौन सी सरकार आती है, जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, सो अब जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, उनका हमेशा से वो मतलब जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, हमेशा से गांधीयन डेमोक्रेसी चाहती थी इंडिया में, कि मतलब पूरा फोकस डिसेंट्रलाइजेशन में। देखो, जो नेहरू थे, नेहरू का क्या फोकस था कि ऊपर से सारे काम आपके लिए स्टेट करेगी, लेकिन गांधी जी का फोकस था कि भैया आप ऊपर से कुछ मत कराओ, लोगों को खुद नीचे से काम करने दो। फॉर एग्जाम्पल पंचायत को आगे बढ़ाओ, वहाँ पर नीचे मास लेवल पे इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ। लेकिन नेहरू जी का नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये जो हमारे मोरारजी देसाई थे, उन्होंने मेजर फोकस किस पे किया, डिसेंट्रलाइजेशन पे। और उन्होंने जो प्रायोरिटी नेहरू जी ने सेंट्रल इंडस्ट्री को दी थी, सेम प्रायोरिटी इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दी थी। ठीक है, और इन्होंने एक न्यू यूनिट भी बनाई इस सबको बढ़ाने के लिए, जिसको टाइनी यूनिट कहा गया। ठीक है, और अगर आप देखोगे नेहरू जी के टाइम पे और इंदिरा जी के टाइम पे लगभग फॉरेन इंडस्ट्री थोड़ी बहुत अलाउ थी, एमएनसी थोड़ी बहुत आया करती थी। कोका कोला जो थी शुरू हमारे इंडिया में शुरू से ही थी। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल रूरल इंडस्ट्रीज आई, ये सब आई, सब एमएनसीज ही थी। ठीक है, लेकिन हमारे जो मोरारजी देसाई ये इतना हेट करते थे फॉरेन कंट्रीज़ को, कि उन्होंने पूरे तरीके से बंद कर दिया। बोला कि भाई ये तो बिल्कुल बकवास है, पूरे तरीके से एमएनसी का रजिस्ट्रेशन लगा दिया, काफ़ी कंपनीज को बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये हुआ था।
लेकिन इनकी सरकार को ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, तो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कुछ ज़्यादा टाइम तक चली नहीं और तुरंत इंदिरा गांधी आती है और अपनी नई पॉलिसी ला देती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 इंदिरा जी लेके आ जाती है। और इसका मेन मकसद क्या रहता है? इसका मेन मकसद रहता है जो भी मोरारजी देसाई ने किया है उसको पलटा है, मतलब थोड़ी बहुत जो भी एमएनसी से उनको बढ़ावा दिया जाए। अब देखो यहाँ पर इंडिया को एक चीज़ समझ में आ गई थी, टाइम है 1980 का, चाइना इज गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, चाइना को बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, किससे किससे प्रॉफिट मिल रहा है चाइना को? उनकी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से। तो इंडिया ने सोचा कि भाई अब हमें भी मतलब अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा और हमारा जो माल है एक्सपोर्ट के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत कंपनीज के बीच में कंपटीशन प्रमोट करना चालू कर दिया था, टेक्नोलॉजी देना चालू कर दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत लाना चालू कर, मतलब आपके तो बिल्कुल पहला स्टेप लिया था। ठीक है, तो उस चीज़ में थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन जो मोरारजी देसाई ने एमएनसीज को बिल्कुल ना बोला था, उस फैसले को पलट दिया गया और जो एमएनसीज गई थी उनको वापस बुलाया गया। ठीक है, और इंश्योर किया गया भाई आपके साथ ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन जो मोरारजी देसाई ने इस पर फोकस किया था, ये वाली चीज़ थी टाइनी यूनिट में, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, उसमें इंदिरा गांधी को भी एडवांटेज दिखाई। इंदिरा गांधी को भी एडवांटेज दिखा दिया कि भैया यहाँ पर तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो मैंने तो गलती की थी, इस पर फोकस नहीं किया। तो इंदिरा गांधी ने भी इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया, तो उन्होंने भी उनसे कुछ सीखा, लेकिन कुछ जो बेकार चीज़ उनको निकाल के भी बाहर फेंक दिया। ठीक है, और इसी टाइम पे एक एक्ट आया था जिसे कहा गया MRTP एक्ट। देखो वो क्या रहा था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया लाइसेंस राज के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, वो नई कंपनीज को लाइसेंस देने ही दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि टाटा साहब, बिरला साहब, ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, ये लोग हर कंपनी के लाइसेंस ले रहे थे, भले वो टेलीकॉम में हो, चाहे इसमें हो, उसमें हो, हर कंपनी लोग लाइसेंस लेते जहाँ पर अवेलेबल था। और अगर कोई नया बंदा आके उस लाइसेंस को लेना चाहता था तो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, ब्रोकर्स को पैसा खिला दे रहे थे, तो अल्टीमेटली हमारा कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, और जो जिनको धोखा के लाइसेंस मिल भी जाता, तो ये लोग अपनी कुछ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस है, फॉर एग्जाम्पल कि माल को बहुत सस्ता बेच के उनको इंडस्ट्री को हटाते जा रहे थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस पूरी मोनोपोली को रोकने के लिए, लाइसेंस रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लाया जिसको MRTP एक्ट कहा गया। MRTP एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या था कि भैया हम यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर अगर आप कोई भी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी से अपनाते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप इतने से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, इतने आपको प्रोडक्शन रखना है, आप इतने ही फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो, ये सब चीज़ें लाई गई। ठीक है, तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। इसके बाद अल्टीमेटली लास्ट हमें जो पॉलिसी पढ़नी है, ठीक है, 1986 की पॉलिसी। देखो उस पॉलिसी में कुछ खास बताने को नहीं था, बस आप कह सकते हो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इन लिबरलाइजेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे एमएनसीज को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आई, दूसरे टाइम पे हमारे सामने नॉलेज इकोनॉमी आई। ठीक है, ये सब राजीव गांधी के टाइम पे हुआ। ठीक है, लेकिन राजीव गांधी की पॉलिसी ज़्यादा टाइम तक चली नहीं। ठीक है, इसलिए उसको एनालाइज करने को भी खास मतलब बनता नहीं है। बट ये याद रखना कि राजीव गांधी की जो 1986 की पॉलिसी थी इंडस्ट्री की, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमाइजेशन। आप कह सकते हैं कि भाई अगर राजीव गांधी कुछ टाइम तक और रहते तो वो और अच्छे तरीके से एलपीजी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर सकते, बिकॉज वो यूथ के पार्ट थे। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से पॉलिसी को समझते थे, तो इन शॉर्ट ऐसा हो सकता था। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे कि जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई, उसके बड़े घातक रीज़न निकल के आए। ठीक है, बड़े घातक रीज़न निकल के आए, मतलब जो गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी किया पोस्ट इंडिपेंडेंस में, हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। ठीक है, और जितने भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर थे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर थे, उस पर प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी हाथ दे दिया, सब कुछ खुद ही हथिया लिया। ठीक है, उसके रीज़न क्या थे, रीज़न वर वेरी सिंपल कि भैया उस टाइम पे मतलब गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके ये इंडस्ट्री और ये सब बिजनेस अपनाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट थी सिर्फ और सिर्फ बाहर की मैनेजी से नहीं डर रही थी, इवन इंडिया की मैनेजी से डर रही थी कि भैया अभी भी नई नई कंट्री बची है, नई नई कंट्री बनी है, ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें डोमिनेट करना चालू कर देंगे, और हम नहीं चाहते कि ये प्राइवेट सेक्टर स्टेट को डोमिनेट करे। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भाई उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था ये लॉन्ग इंडस्ट्री में, स्ट्रेटेजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने को, बिकॉज गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे लगभग ना के बराबर थे, बिकॉज विदेशी हमें लूट के चले गए थे, अंग्रेज हमें लूट के चले गए थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन भी था कि भैया आप ही को स्ट्रेटेजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और गवर्नमेंट को करना ही पड़ता एज अ वेलफेयरिस्टिक मेजर। तो उस टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो एमएनसी को बुला के अपना देश दोबारा बेच दे जैसे कि लैटिन अमेरिका बेचा, या फिर हम खुद से अपने पैसे लगाए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम देश नहीं बेचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और गवर्नमेंट का ऑडिशन लगभग सही हुआ। उसके बाद ही हमने जो एलपीजी रिफॉर्म 1991 करी है, हमें उसका बहुत फ़ायदा हुआ, हमें उसका बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट हर जगह एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर सकती, इसलिए कहीं कई जगह हमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया। ठीक है,
सो अल्टीमेटली हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की पूरी स्टोरी थी। जो भी हमने अभी तक पॉलिसी डिस्कस की उसका समराइज फॉर्म था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ नहीं किया और क्या क्या गवर्नमेंट ने कैसे कैसे किया। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप देखो जो इंडस्ट्रीज़ थी हमारी, ये किसी काम की इंडस्ट्रीज साबित नहीं हो पा रही थी। क्यों साबित नहीं हो पा रही थी? बिकॉज का रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि भाई नेहरू जी ने जो इंडस्ट्रीज़ जो हमने मॉडर्न टेम्पल्स बनाए थे उसका मकसद ये था कि हो सकता है अभी तो हम पैसे लगा रहे हैं इस पर, लेकिन कुछ टाइम बाद इनका जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे बाहर एक्सपोर्ट होगा, लोगों तक पैसा जाएगा, मतलब लोगों तक सामान जाएगा, तो हमें पैसा वापस मिलेगा और ये मॉडर्न इंडस्ट्री खुद ही सस्टेन करना चालू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी नेहरू जी के ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर बर्डन बन गई। मतलब ये अब हमारे कदमों में चल रही है। अगर हम इससे पैसा खींच लेंगे तो सारी इंडस्ट्री फेल कर जाएंगी। बैंक हमारे दम पे चल रहे थे, तो अल्टीमेटली कुछ काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। और इसी के चलते हुए कुछ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ी, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली बीओपी क्राइसिस आ गई और गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन किया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में जो प्राइवेटाइजेशन किया उसको कहा गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। मतलब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से खोल दिया। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गवर्नमेंट को ये पता था कि भैया अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने खुद पिछले 40 साल तक इन्वेस्ट करके देखा। देखो 1950, 60, 70, 80, 90 कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई यहाँ पर। तो अब गवर्नमेंट सोचा कि क्यों, हमने तो हर चीज़ ट्राई कर ली है, तो अल्टीमेटली अब जो भी हमारी इकोनॉमी को है वो प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेके आ जाएगा। मैं खुद बताया, बहुत सारे रीज़न बताए थे कि क्यों प्राइवेट सेक्टर आगे आना चाहता था। अब इंडिया रेडी भी था, चाइना का प्रॉफिट हो रहा था, तो अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी थी। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रट के रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट चालू किया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भैया गवर्नमेंट जो अपनी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, मतलब जो मेजॉरिटी शेयर है पब्लिक सेक्टर में, उसको बेच देगी। फॉर एग्जाम्पल से गवर्नमेंट ने बोला कि भैया BPCL में अपने 51% ऑफ द शेयर बेच देगी, मतलब इसको प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो भी हिस्सेदारी है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर में, वो गवर्नमेंट इसको पीछे खींच लेगी। अब इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम फ्यूचर में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ थी डी रिजर्वेशन। मतलब गवर्नमेंट जो पहले लाइसेंस कोटा सिस्टम था उसको गवर्नमेंट खत्म कर रही थी। मतलब अब आपको किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, एक्सेप्ट 2 इंडस्ट्रीज, एक रेलवेज और दूसरी एटॉमिक एनर्जी। इन सबको छोड़ के आप हर जगह बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए इंडस्ट्री चालू कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। इसके बाद ये जो PSUs थे, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं थे? बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा था। तो इस पॉलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इनका जो मैनेजमेंट था उसमें सुधार लाया गया। मतलब कि अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टैब्लिश किए गए, MD लाया गया, चेयरमैन लाया गया, जिससे कि जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े और ये हमें लॉस नहीं, हमें प्रॉफिट दे। और आप देखो आज जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब हमें, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, वो अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ONGC हो गया, सब हो गया, इसमें काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। दो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक BSNL और डूबी भी पड़ी हैं, तो उसको गवर्नमेंट देखे के आगे। ठीक है, और जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भैया जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं या फील्ड इंडस्ट्री, उन सबको हम क्लोज कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने वो भी काम किया। इस बाद अल्टीमेटली आखिरी जो स्टेप लिया इनको इम्प्रूव करने का, वो MOUs था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये हुआ कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो PSUs के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करेगी, जिसमें मिनिस्ट्रीज लोग PSUs को लिख के देंगे कि भैया हम आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपसे ना लोन मांगेंगे ना कुछ करेंगे ना आपकी, बस आप हमें ये टारगेट इंश्योर करके दे देना। तो इस तरीके से ये हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकल के आई। क्या थी? पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है, हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, हमें डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करना है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ PSUs करना है, फिर MOUs को साइन करना है और अल्टीमेटली जो सिक्की PSUs उनको बंद कर देना। तो ये थी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, इसका जो आपको रेफरेंस है वो आगे भी कई बार मिलता रहेगा, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट आपके LPG के थे उसी को आप उससे रिलेट कर सकते हो कि भैया वैसे तो कुछ खास इम्पैक्ट हुए नहीं है। ठीक है, जो भी इम्पैक्ट एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, जो LPG के कुछ रिफॉर्म है, मतलब LPG के कुछ जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो हम सीधे लाइन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैंने LPG में डिस्कस कर दिया कि एग्रीकल्चर में ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि भैया देयर द जॉब लॉस इन इंडिया, इसके बाद रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़, फिर क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, इस तरीके से मैं आगे धीरे धीरे बढ़ूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम यहीं पर रोकते हैं और जो भी इम्पैक्ट्स हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज सेक्टर। ठीक है, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।